1764 में सर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो कंपनी ये जानता था कि अगर हम फोर्सफुली काम करेंगे, एरिया रेगुलरली कैम टू दिस वीकली मार्केट, जिसको हार्ट दीवानी राइट्स मिल गया, ठीक है, उसके बावजूद अपने आप को वो ट्रेडर्स का दर्जा दिया हुआ है। शुरू करते हैं हम लोग आगे कहानी, ठीक है। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 1 है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, रूलिंग द कंट्री साइड, ठीक है। जितने बार हम बोलेंगे उतना ही बार तुम लोग को बोलना है, राइट। क्या है ये चैप्टर का नाम, रूलिंग द कंट्री साइड। चलो बैकबोन कर लो स्ट्रेट और बिल्कुल कहानी में फोकस करना। ये कहानी चलेगा कब, 1764 में 1760 बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764। वेरी नाइस। 1764 में सर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जो कि हम लोग फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ। अब कहानी चल रहा है आगे। अब बात करेगा 1765 के बाद का, ठीक है। हम लोग बात करेंगे 1765 के बाद का बात करेंगे। आ जाओ। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज। क्या होता है, विलेज। यानी कि सर जो ब्रिटिशर था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो विलेज में किस तरीके से रूल किया, राइट। विलेज में क्या क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बोलो यस। तो रूलिंग द कंट्री साइड, आ जाओ। देखो ये है, पता है कौन, ये है मुगल का क्या बादशाह, जिसका नाम क्या है, वेरी नाइस, शाह आलम सेकंड है। और ये है रॉबर्ट क्लाइव। और ये जो शाह आलम सेकंड है, रॉबर्ट क्लाइव को एक कागजात देता है, जिस कागजात में क्या लिखा था, जिस कागजात का नाम था दीवानी राइट्स, बोलो दीवानी राइट्स। तो तुम्हारा जो बुक है, उस बुक में जो चैप्टर है रूलिंग द कंट्री साइड, उसका जो सबसे पहला फिगर है यही है। इसमें दिखाया ये जा रहा है कि जो जो शाह आलम सेकंड है, वो रॉबर्ट क्लाइव को, लिखना बंद करो, पुट योर पेन डाउन, बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट और कहानी सुनना शुरू करो, ठीक है। बस कहानी को अंदर जाने दो। तो सर जो शाह आलम सेकंड था, वो रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट्स दे देता है। बैटल ऑफ बक्सर में ट्रीटी होता है। ट्रीटी में बोला जाता है क्या, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिया जाता है। इस फिगर को एक्सप्लेन यहां पे किया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, या फिर बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सब हंस रहा है कि सर गलत पढ़ रहे थे। फ्रॉम द मुगल रूलर 1760। तो अगर हम तुम लोग से सबसे पहला क्वेश्चन ये करें कि बताओ जरा किसको दीवानी राइट्स दिया गया था, तो क्या बोलोगे, ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था। कब दिया गया था, 1765 को दिया गया था। और ये रहा तुम्हारा स्लाइड नंबर 2। देखो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है, ध्यान दो, ठीक है। अब थोड़ा तुम लोग ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ये है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है, तुमको एक बात पता है, रॉबर्ट क्लाइव को इतिहास में कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। क्या, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। तुम बिलीव नहीं करोगे कि 56 डेज तक इसको भूखा रखा गया था, उसके बावजूद ये सरवाइव कर रही है, ये जिंदा रह गया था। इसको कैद करके, और रजा खान के द्वारा है शायद, हाँ रजा खान ही है शायद, उसके द्वारा इसको जो है भूखा रखा गया था। 56 डेज के लिए। अब कब का है क्या है छोड़ दो, बस कहानी डिलीट करो, ठीक है। 56 डेज के लिए इसको भूखा रखा गया था। रजा खान नहीं था, कोई और रूलर थे, ठीक है ना। मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन बस ये ध्यान रखो कि 56 डेज के लिए इसको भूखा रखा गया था, उसके बावजूद जो है ये जिंदा बच गया था। और वहीं से इसको इसका दिमाग इतना शार्प था, मतलब इतना शार्प था कि तुम सोचो जरा कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे बताओ गवर्नर जनरल कौन था, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे था रॉबर्ट क्लाइव। हेक्टर मुनरो का नाम सुने हो, नहीं पढ़े हो, अच्छा ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसके टाइम पे जो है
रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ट्रीटी करने के लिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखो इंपॉर्टेंट डेट 12 अगस्त 1765 को मुगल इंपेरर जो है वो दीवानी राइट्स दे देता है कंपनी को। कब दिया? 12 अगस्त 1765 को दे देता है। सर आप ये बताइए कि आखिरकार ये दीवानी राइट्स होता क्या था? क्या था दीवानी राइट्स? तो दीवानी राइट्स क्या था? पावर टू कलेक्ट टैक्सेस, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बैटल ऑफ बक्सर के बाद, हाँ बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में टैक्स लेने का अधिकार आ जाता है। द राइट टू मैनेज लैंड एंड मनी इन एन एरिया, इसको राइट्स दे दिया गया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में टैक्स ले और वहां के मनी और लैंड को क्या करे? मैनेज करे। तो तुमसे पूछेगा कि सर ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय दीवानी? तो दीवानी क्या था सर? दीवानी राइट्स क्या था? पावर टू कलेक्ट टैक्स एंड मैनेज द लैंड एंड मनी इन एन एरिया, मतलब उसके एरिया में यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाले एरिया में मनी और लैंड को मैनेज करने का अधिकार दे दिया गया किसको? ब्रिटिशर को। अब देखो उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट कंपनी बिकम द बॉस ऑफ मनी, यानी कि कंपनी जो है राजा हो गया। राजा मतलब पैसों के मामले में बिल्कुल अब सोचो ना कि जो पूरा का पूरा टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसके पास पैसे की कमी होगी क्या? नहीं। तो कंपनी बिकेम द बॉस ऑफ द मनी इन बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इट हैड टू, इनको क्या करना पड़ रहा था इनके टाइम पे? ये लोग क्या कर रहे थे? टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। यूज मनी टू रन इट्स, यानी कि सर बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का मनी को यूज कर रहे थे अपने बिजनेस को रन करने के लिए दीवानी राइट्स मिलने के बाद। बोलो हाँ। बाई थिंग्स लाइक स्पाइसेस एंड क्लॉथ, इसी पैसा से कपड़ा और मसाला खरीदा करते थे। सेल दोस थिंग इन यूरोप फॉर प्रॉफिट। यहां तक बात समझ में आ गया? सर दीवानी राइट्स क्या था? दीवानी राइट्स इज अ राइट्स टू कलेक्ट टैक्स इन द बिहार, बंगाल और उड़ीसा एंड मैनेज द लैंड एंड मनी इन दैट एरिया, राइट। उसके बाद उनको जो है टैक्स लेने का अधिकार प्राप्त था। टैक्स लेते थे, अपने रन बिजनेस को रन करवाते थे, स्पाइसेस क्लॉथ खरीद करके, और उसके बाद यूरोप में उसको प्रॉफिट के लिए बेचते थे। बात समझ आ गया? क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया ना? अब आगे देखते हैं। अब आता है व्हाई दीवानी इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। सर आप ये बताइए ये जो दीवानी राइट्स था ये कंपनी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? आखिरकार क्यों चाह रहा था कि जो मोहम्मद, जो शाह आलम सेकंड था, वो इसको इस एरिया का दीवानी राइट दे दे? तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहली बात कि सर हम लोग को ये चीज पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई रूलर तो नहीं था, कोई रूलर तो नहीं था, लेकिन दीवानी राइट्स मिलने के बाद ये रूलर से कम भी नहीं था। बट नाउ इट हैड टू डू थिंग्स लाइक गवर्नमेंट। दीवानी राइट्स मिलने के बाद जो कंपनी है वो बिल्कुल गवर्नमेंट जैसा एक्ट कर रहा था। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या कि टेक केयर ऑफ लैंड, वो लोग लैंड को किसको क्या देना है, उससे कितना पैसा लेना है, कलेक्ट इनफ मनी, मनी कलेक्ट कर रहा था, और कंट्रोल पीपल एंड रिसोर्सेज, उस एरिया का पूरा रिसोर्सेज और पूरे पीपल पे कंट्रोल करने का काम करने लग गया। सिंपल सी बात है, आपके अंडर में पैसा आ गया, आपके अंडर में रिसोर्सेज और लोग आ गए, आपके अंडर में लैंड आ गया, दैट मीन्स आप पूरा का पूरा क्या हो गए? गवर्नमेंट हो गए। यस और नो? बात समझ में आ रहा है ना? दीवानी मिला, दीवानी मिलने के बाद हम लोग देखें कि इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि पूरा का पूरा लैंड का जिम्मा, रेवेन्यू का जिम्मा, रिसोर्सेज का जिम्मा किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिशर के हाथ में चला गया। उसके बाद देखो व्हाट कंपनी वांटेड, ये देखो ये फिगर, ये तुमको दिख रहा है, ये गरीब हम लोग हमारे देश के लोग, ये पतले पतले से, और ये है ब्रिटिश ऑफिसर, है ना, और इससे क्या ले रहा है? टैक्सेस ले रहा है। व्हाट कंपनी वांटेड, कंपनी क्या चाहता था सर? ये दीवानी राइट्स ले लिया, उसके बाद कंपनी और क्या चाह रहा था? कहानी अंदर जा रहा है ना? कंपनी और क्या चाह रहा था? ये चाह रहा था कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टैक्सेस को कलेक्ट करे। यस और नो?
जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके टैक्सेस को कलेक्ट करे। देखो, स्पेंड लेस मनी, कम से कम पैसा खर्चा करे। बाय इंडियन गुड्स चीपली, है ना, इंडियन गुड्स को चीप, बिल्कुल सस्ते दामों पे खरीदने का कोशिश कर रहा था, और उसको जो है बहुत यूरोप में बहुत हाई प्राइसेस पे सेल करने का काम कर रहा था। गेट मोर एंड मोर कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से सुनो, दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट्स मिलने के बाद वो चाह रहा था क्या, कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो, जिससे क्या होगा कि उसको ज्यादा पैसा उसके पास होगा। जब ज्यादा पैसा होगा, और हम लोग सर पढ़ लिए कि रिसोर्सेस और लैंड पे पूरा पूरा कंट्रोल इसका था, दैट मीन्स कि वो जो है सस्ते दामों पे सामान को खरीदेगा और हाई प्राइसेस में यूरोप में बेचेगा, जिससे क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। यस और नो? बस कहानी को अंदर जाने दो, ठीक है। उसके बाद क्या, वो चाह रहा था कि अभी बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जब दीवानी राइट मिल गया तो इतना आनंद आ रहा है, तो और भी एरिया का अगर हम लोग को मिल जाए, कंट्रोल मिल जाए और भी एरिया में, तब तो और मजा आ जाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। यस और नो? अब आगे देखते हैं। ये स्लाइड समझ में आ गया कि क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्योंकि ये सब बात था। इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि वो चाह रहा था कि लैंड को वो संभाले, मनी को वो संभाले और रिसोर्सेस को वो संभाले। उसके मिलने के बाद क्या हुआ, हम लोग समझ में आ गया हम लोगों को, राइट। आगे अब देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए रेवेन्यू, कंपनी के लिए रेवेन्यू। आ जाओ, क्या है, द कंपनी न्यू इट कुड नॉट बी टू फोर्सफुली, यानी कि अगर मेरे को जैसे है ना, जैसे मेरा एक कंपनी है और अगर हम चाहेंगे कि कोई किसी के साथ जबरदस्ती करके हम उससे पैसा निकलवा लें, तो निकलवा पाएंगे क्या? नहीं। तो कंपनी ये जानता था कि अगर हम फोर्सफुली काम करेंगे तो हमको कोई पैसा नहीं देगा। वो जो है क्योंकि वो बाहर से आया हुआ लोग था, तो इसको जो है स्मार्टली वर्क करना था। वो लोग एक्चुअली में बहुत स्मार्ट था। वो जानता था कि जो लोकल रूलर है और जो पावरफुल पीपल है, अगर उनके साथ जबरदस्ती किए तो हमरे पटक पटक के मारेगा। यस और नो? तो वो जो है बहुत ही स्मार्टली जो है सभी चीजों को मैनेज किया। कैसे मैनेज किया? देखो, वो क्या किया कि दे कुड नॉट बी अलाउड टू मच पावर टू द लोकल पीपल। ये क्या किया, होता है ना कि जैसे तुमको हम पावर दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, है ना, कि एक हाथ से देना है, एक हाथ से लेना है। बिल्कुल वही काम किया। क्या कि ये इस बात का ध्यान रखा कि जो लोकल रूलर और जो पावरफुल पीपल था उस एरिया का, उसको ज्यादा पावर देना नहीं है और पूरा पूरा लेना नहीं है। अगर पूरा पूरा पावर तुमसे अगर हम ले लेंगे तो लोग विद्रोह कर देगा, है या ना? तो यही बोल रहा है कि दे कुड नॉट बी अलाउड टू मच पावर बट दे ऑल्सो कुड नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड। कि अगर सर पूरा पूरा अगर वो रिमूव कर देगा उसके पोस्ट से, तो वो लोग विद्रोह कर देंगे ग्रुप बना करके, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पे तुम लोग क्या सीखोगे, सोचना सीखोगे कि कंपनी कैसे आगे बढ़ रहा है, कितना स्मार्टली सोच रहा है। द कंपनी स्लोली स्टार्टेड टू कंट्रोल द लैंड, पीपल एंड क्रॉप्स। धीरे धीरे लैंड, पीपल और क्रॉप्स पे पूरा पूरा दीवानी राइट्स का मतलब होता है टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। बाद में अपना पैर फैलाने लग गया पीपल, क्रॉप्स और लैंड पे भी। इजी ना? अब आगे देखो, ये है फिगर हमारा, ये बंगाल का फिगर है, दिख रहा है, एनसीईआरटी का ये फिगर है। इसमें क्या है, अ वीकली मार्केट दिख रहा है, अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद। अगर हम पूछे बताओ मुर्शिदाबाद कहां पे है, तो क्या बोलोगे? बंगाल में है मुर्शिदाबाद। यस और नो? जिसमें क्या है, पीजेंट्स, आर्टिसियंस फ्रॉम रूरल एरिया रेगुलरली कैम टू दिस वीकली मार्केट, जिसको हाट बोलते हैं, to sell their goods and buy what they needed. These market were badly affected during time of economic crisis. अभी हम लोग एक दौर पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या नाम है बेटा? इस टाइम पे क्या है कि लोग जो है अपने गांव से आते थे सब्जी लेकर के, और सब्जी लेकर के बेचते थे, बेच करके पैसा कमाते थे, पैसा कमा करके मान लो कुछ सत्तू लेना है, आटा लेना है, तो खरीदते थे और घर जाते थे। लेकिन जब बंगाल में क्राइसिस आता है तो ये मार्केट बहुत भयानक तरीके से
इस पे बहुत भयानक इंपैक्ट पड़ता है। अब देखना यही है कि सर बंगाल में आखिरकार क्या हो गया कि लोग जो है मिलियंस ऑफ लोग मारे गए भूखमरी के कारण। खाने तक का लोगों के पास पैसा नहीं था, रोटी नहीं था। क्या हुआ सर, कैसे बंगाल इतना इफेक्ट हो गया, किस तरीके से, यही परिणाम लोगों को। यहां ध्यान दो, इवन आफ्टर बिकमिंग दीवान, दीवान बनने के बाद क्या हो रहा था, देखो ध्यान से। दीवान बनने के बाद द कंपनी स्टिल एक्ट लाइक अ ट्रेडर्स। दिख रहा है? अब देखो कंपनी का सोच, दीवान तो बन गया लेकिन सोचा क्या कि ना 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 ना, हम तो प्रॉफिट कमाए आए हैं ना, तो हम तो ट्रेडर हैं भाई। वो बस चाह रहा था क्या कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, यस और नो। बट इट डिड नॉट वांट टू क्रिएट अ प्रॉपर सिस्टम टू कलेक्ट टैक्स। अब देखो दिमाग, दीवानी राइट्स मिल गया, ठीक है, उसके बावजूद अपने आप को वो ट्रेडर्स का दर्जा दिया हुआ है। बोला कि हम तो बस ट्रेडर्स हैं, राइट। किसी भी तरीके का कोई भी सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश नहीं किया कि इस प्रोसेस से हम टैक्स लेंगे। जैसे क्यों नहीं किया सर, दिमाग लगा रहे हो कि इस मार्केट में मान लो अगर हम बोले कि तुमको 10 रुपए डेली का देना है, तो मेरा मन, हम उस मार्केट में बोलेंगे तुमको 50 रुपए देना है डेली का, यस और नो। तो किसी भी तरीके का कोई भी सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? क्योंकि वो चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, यस और नो। कहानी समझ में आ रहा है बिल्कुल ना। अब देखो आगे, ऐसा क्यों था, वाई, क्यों था सर ऐसा? क्योंकि कलेक्ट एज मच टैक्स एज पॉसिबल, वो चाह रहे थे जितना हो सके उतना टैक्सेस को कलेक्ट कर पाए, ठीक है। बाई क्लॉथ्स एंड सिल्क क्लॉथ फ्रॉम इंडिया एट चीप प्राइसेस, सेल दिस गुड्स इन यूरोप एट द हाई प्राइसेस। ये बता दिए कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद वहां पे बहुत सस्ते दामों पे सामान को खरीदना और यूरोप में ले जाकर के बेचना, ठीक है। तो अगर तुमसे हम ये पूछेंगे कि दीवानी राइट्स मिलने के बाद भी इंग्लिश जो है अपने आप को ट्रेडर्स का दर्जा देकर रखे, क्यों? तो 2 पॉइंट लिख दोगे, इजी ना। अब आगे देखो व्हाट हैपेंड, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहानी में क्या हुआ। विद इन 5 ईयर्स देखो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, 1764 से पहले क्या होता था कि इंग्लैंड है, मान लो ये इंग्लैंड है और ये इंडिया है, इंग्लैंड और इंडिया है ये। तो इंग्लैंड से लोग आते थे क्या लेकर के, गोल्ड लेकर के, गोल्ड लेकर के, ठीक है, सोना चांदी लेकर आते थे, और इंडिया से ले जाते थे क्लॉथ और स्पाइसेस, राइट, क्लॉथ और स्पाइसेस। यानी कि यहां पे सर मेंटेन हो रहा है, इधर से पैसा आ रहा है, हम लोग सामान दे रहे हैं। लेकिन 1765 के बाद क्या होता है कि 1765 के बाद यहीं से पैसा कमाता है ब्रिटिशर, यहीं का सामान खरीदता है सस्ते दामों में, और बिना एक पैसा लगाए यूरोप में ले जाता है, और ले जाने के बाद उसको सेल करता है। दिमाग देख रहे हो, बंगाल से पैसा कमाया, बंगाल से ही सस्ते दामों में सामान लिया और ले जाके यूरोप में बेचा, मतलब अपना 1 रुपए नहीं लगाया। हाँ क्या, अब तुम सोचो कि कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं, तुम्हारे पैसे से हम सामान खरीद रहे हैं और जाकर के हम खुद बेच रहे हैं, और वहां से मेरे को प्रॉफिट मिल जा रहा है मस्त एकदम। दिमाग देख लो ब्रिटिशर कितना क्या शानदार दिमाग लगा रहा है, देख लो दिमाग। अब सोचो यहां पे, अब जिससे क्या हुआ कि बंगाल में पैसा आना तो बंद हो गया, बंगाल में गोल्ड आना बंद हो गया। विद इन 5 ईयर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। 5 साल के अंदर क्या हुआ कि जो पहले एक सामान खरीदता था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब 5 सामान खरीदने लग गया। क्यों सर? क्योंकि इसके पास अंधा पैसा आ गया, यस और नो। बिफोर 1765 देखो यहां पे लिखा हुआ है, द कंपनी यूज्ड टू ब्रिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन टू बाई इंडियन गुड्स। आफ्टर 1765 it started using Indian revenue to buy goods। बोलो हाँ, सबको समझ में आ रहा है। This made the company richer and more powerful, जिससे क्या हुआ कि कंपनी जो है और भी ज्यादा रईस हो गया, और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, और बंगाल का हालत खराब हो गया। यस,
नहीं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, अभी जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का बात किया जा रहा है, राइट। अब आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया कि दीवानी राइट्स मिलने के बाद क्या हुआ सर, ये बात समझ में आ गया। अब देखो आगे, अब होता क्या है कि बंगाल में हो जाता है क्राइसिस। देखो जितने भी आर्टिसियंस थे, आर्टिसियंस या फिर स्किल्ड वर्कर कह लो, वो जो है गांव को छोड़ करके जाने लगे। दे वेयर फोर्स टू, क्यों जाने लग गए सर, क्यों, वाई? क्योंकि उनको अपना सामान को बिल्कुल बहुत लो प्राइसेस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचना पड़ रहा था फोर्सफुली। फार्मर्स कुड नॉट पे टैक्सेस, क्यों सर? क्योंकि टैक्स बहुत हाई था। देखो बंगाल में क्या कंडीशन आ रहा है कि जितने भी स्किल्ड वर्कर थे वो गांव छोड़ करके जाने लग गए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये मार्कर है, ये पेन है, ये पेन को बनाने में मान लो मेरे को 10 रुपए खर्चा आया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसको कम से कम 20 में तो बेचेंगे, 15 में तो बेचेंगे, ताकि मेरा प्रॉफिट हो जाए 10 रुपए 5 रुपए। लेकिन अगर मान लो 10 रुपए ये बनाएंगे और तुम बोलोगे कि सर ये मेरे को 5 रुपए में दे दीजिए, तो बताओ मेरा लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जिस कारण से सारे के सारे आर्टिसियंस और पीजेंट वर्कर गांव छोड़ के जाने लग गए। अब फार्मर टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टैक्सेस का बहुत ज्यादा हाई था वो। हैंडीक्राफ्ट एंड फार्मिंग स्टार्टेड डिक्लाइन, जो हाथ से जो बनता है, ये बेंच बनाया है, तो बेंच हाथ से बनाया है, बनाया ना, हाथ से लकड़ी काटा, फिर उसमें वो किया, पॉलिश किया, है कि नहीं, तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। पीपल वेयर सफरिंग एंड इकोनॉमी वाज ब्रेकिंग डाउन। तुम सोचो जरा कि बताओ बंगाल में कंडीशन कितना खराब हो गया होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कितना ज्यादा बंगाल में सिचुएशन खराब हो गया कि सर इतना ज्यादा टैक्स कर दिया कि बेचारा किसान टैक्स पे नहीं कर पा रहा है। हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे, क्राफ्ट्स, ठीक है, और फार्मर जो थे वो लोग जो है बिल्कुल डिक्लाइन होने लग गए, बिल्कुल ट्रेड डिक्लाइन हो गया, बिल्कुल एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया, ठीक है ना। अब आगे, अब देखो 1770 में क्या होता है, द टेरिबल फेमाइन आ जाता है, भूखमरी। सिंपल सी बात है, स्टेट में, बिहार में पैसा आएगा नहीं तो हम लोग सब भूखे मरेंगे, यस और नो, यस और नो। और हम लोग जो उगा रहे हैं, मान लो वो किसी और स्टेट का आ रहा है, सस्ते दामों पे खरीद कर लेके चला जा रहा है, तो हम लोग भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे ना। तो होता है अब मैसिव फेमाइन, यानी कि वही भूखमरी हिट इन बंगाल। देखो जिसमें क्या हुआ, आज तक देखो 10 मिलियन पीपल, इतना कोरोना में भी नहीं मरा था, जबकि पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लग गया था, यस और नो, लॉकडाउन लग गया था, कोई बाहर नहीं कर रहा था, फिर भी जो है इतना लोग नहीं मरा था, इतना भयानक बीमारी फैला। उस टाइम पे 10 मिलियन लोग जो है वो मर गया। 1 आउट ऑफ 3 पीपल, 3 में से 1 लोग मर जा रहा था भूख के मारे, भूख के मारे। 1 मिनट, बंगाल पॉपुलेशन ड्रॉप्ड अलॉट, धड़ल्ले से नीचे गिर गया बंगाल का पॉपुलेशन। The famine shows how bad the company system was for the people. ये दिखाता है कि 10 मिलियन, तुमको पता है एक बात, इसी टाइम पे यहां पे बंगाल में चल रहा है क्राइसिस, और वहां दिल्ली में लग रहा है, पता है क्या, दिल्ली में लग रहा है राज दरबार, राज दरबार लग रहा है दिल्ली में। मतलब उनके किंग और क्वीन आ रहे हैं इंग्लैंड से, तो वहां पे उनको खिलाने के लिए बड़ा बड़ा दरबार लग रहा है, और यहां पे लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ गुस्सा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? फूटेगा ना। सोचो जरा कि तुमसे हम पैसा ले रहे हैं और तुम मर रहे हो, और फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है मरना है मरो, क्या बोलो? भूखमरी, खाने के लिए नहीं था उन लोग के पास कुछ, अकाल पड़ गया था, अकाल। किस टाइप का, मतलब खाने के लिए, फेमाइन मतलब भूखमरी ही होता है, ठीक है। और इस कदर अकाल पड़ा, इस कदर अकाल पड़ा कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे कि 1-2 केस ये भी आया देखने के लिए कि लोग इंसान को खा रहे थे। 1-2 केस आया है, ये हालांकि इंक्लूड नहीं किया गया हिस्ट्री में, लेकिन ये सब है ना। ये देखो देखो कंडीशन, देखो कंडीशन दिख रहा है, कंडीशन कैसा खराब कंडीशन। ये देखो, ये सब रेयर फोटोज है ना, रेयर फोटोज है गूगल से, ठीक है। ये है ये 20वीं सेंचुरी का है फोटो। ये मतलब एक बार और फेमाइन आया था, ठीक है, एक बार और फेमाइन, जो क्लास 10th में पढ़ेंगे,
हाँ हम लोग 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है ना, देखो किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से रिब्स दिख रहा है इन लोगों का, दिख रहा है इस तरीके से। इतना बुरा हालत हो गया था बंगाल में, इतना ज्यादा बुरा हालत हो गया था बंगाल में। तो बताओ, कंपनी जब भी गांव में जाता था तो बोलता था कि हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहा था क्या? और तुमको एक बात पता है, इन सालों में, मतलब इन जो ईयर्स था, इन ईयर्स में कंपनी इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। इतना इंडस्ट्री खुला, इतना इंडस्ट्री खुला कि वो लोग राजा हो गया। और अभी भी राजा क्यों है? क्योंकि हमारा ही लूटा गया वहां पे गया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल मेरा सोच है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या हो गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया हमारे पैसे से, ठीक है। तो बस हम लोग इतना कुछ पढ़े हैं, आ जाओ एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पढ़े रूलिंग द कंट्री साइड, जिसमें हम लोग देखें कि किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव दे रहा है, रॉबर्ट क्लाइव को मिल रहा है दीवानी राइट्स। 12 अगस्त 1765 को मुगल इंपेरियर जो है उसको देता है दीवानी। दीवानी क्या होता है हम लोग ये देखें, फिर हम लोग देखें दीवानी इंपॉर्टेंट क्यों था, फिर हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें रेवेन्यू फॉर द कंपनी, किस तरीके से स्मार्टली वर्क किया है ना, कि पूरा पूरा पावर लेना भी नहीं है, पूरा पूरा पावर देना भी नहीं है। उसके बाद ये फोटो देखे हम लोग किस तरीके से जो है पैसा कमाया और किस तरीके से अपना अपना सामान जो है बेचा। उसके बाद देखे कि 5 साल के अंदर अंदर बंगाल का हालत खराब हो गया। फिर हम लोग देखे कि इतना हालत खराब हो गया कि बंगाल में बिल्कुल क्राइसिस आ गया, भूखमरी आ गया और लोगों का हालत इस तरीके का कुछ हो गया। 10 मिलियन लोग मरा था। पूरा कहानी समझ में आ गया? बहुत लेंदी तो नहीं लगा ना? आसान है बिल्कुल। तो बस आज की सभा यहीं समाप्त हुई। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना।